हियर इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोडाइफर्स। ओके, यहां पर आपके पास चार ऑप्शन गिवन है और इसमें से आपको यह बताना है कि आइसोडाइफर्स कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको ये नॉलेज होना चाहिए, आइसोडाइफर्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n minus p और a minus 2z। आइसोडाइफर्स वो होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनके पास n माइनस p या फिर a माइनस 2z की वैल्यू क्या हो, सेम होने, क्या कहते हो आप, आइसोडाइफर्स कहते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कार्बन एंड सोडियम से। तो देखिए यहां पर चेक करते हैं a माइनस 2z की वैल्यू। a होता है आपका मास नंबर, z होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो मास नंबर को 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन में से रिड्यूस कर देंगे तो जो वैल्यू सेम आएगी वो कौन होंगे, आइसोडाइफर्स होंगे। ओके, तो कार्बन के लिए चेक करते हैं, मास नंबर है 14 माइनस 2z मतलब कितना हो जाएगा 12, तो यहां पर वैल्यू आ गई 2। सोडियम के लिए चेक करते हैं, मास नंबर है 23 माइनस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वैल्यू आ गई 1। तो यहां पर देखिए वैल्यू कितनी है 2 और यहां पर वैल्यू है 1, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आई, मतलब कि ये दोनों आइसोडाइफर्स नहीं है। नाउ सेकंड, मैग्नीशियम 24 माइनस 24 वैल्यू आ गई 0, सोडियम 23 माइनस 22 वैल्यू आ गई 1, यहां भी वैल्यू सेम नहीं आई। थर्ड, हीलियम के लिए चेक करते हैं, 4 माइनस 4 वैल्यू आ गई 0, ऑक्सीजन के लिए चेक करते हैं 16 माइनस 16 वैल्यू आ गई 0। हियर बोथ वैल्यू आर सेम, दैट्स व्हाई हियर इज योर आंसर, हीलियम एंड ऑक्सीजन बोथ आर आइसोडाइफर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Here is the question, which of the following does not characterize X-rays? ओके, यहां पर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, इनमें से हमें ये चेक करनी है कि कौन सी एक्सरे के लिए वैलिड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट यहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, द रेडिएशंस कैन आयोनाइज द गैस। ओके, एक्सरेज, यस, हाँ, एक्सरेज किसी भी गैस को आयोनाइज कर सकती है, वहां से वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। ओके, आयोनाइज करना क्या होता है कि गैस के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना। तो यस, एक्सरेज कैन आयोनाइज द गैस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वैलिड है। सेकंड प्रॉपर्टी, इट कॉजेज फ्लोरोसेंस इफेक्ट ऑन जेडएनएस। ओके, जब जेडएनएस की स्क्रीन आप कहीं पर रखते हो और उसके ऊपर अगर एक्सरे अगर आप स्ट्राइक करवाते हो तो हाँ, वहां पर फ्लोरोसेंट इफेक्ट शो होता है, मतलब कि वहां पर एक लाइट स्पॉट जनरेट होता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या है, वैलिड है। थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो भी ईएमआर रेज होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, उन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ईएमआर वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है। इट मींस एक्सरेज आपकी क्या है, एक ईएमआर रेज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है, इसलिए ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्सरेज के लिए वैलिड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं, इट्स वेवलेंथ इज शॉर्टर देन अल्ट्रावायलेट रेज। तो यस, वेवलेंथ क्या होती है इसकी, शॉर्टर होती है अल्ट्रावायलेट रेज से, आपको अगर पता होगा, ठीक है। जो जितनी भी रेज होती है उसमें एक्सरेज पहले आती है और अल्ट्रावायलेट बाद में आती है, ठीक है। तो जो एक्सरेज है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, अल्ट्रावायलेट से स्मॉलर होती है। तो सी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है इसके लिए, लेकिन जो डी ऑप्शन भी करेक्ट है इसके लिए, लेकिन जो सी ऑप्शन है, इट इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो प्रॉपर्टी है ये गलत है एक्सरेज के लिए। ओके, तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। Here is the question, the ratio of specific charge of proton and alpha particle is। Okay, यहां पर आपको प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल के लिए रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक चार्ज रेशियो कैलकुलेट करना आपको। तो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो होता है E/m रेशियो। ओके, E/m रेशियो क्या कहते हो आप, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो कहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए जो E/m का रेशियो होगा कितना होगा, देखो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन कितना मान के चलते हो आप, यूनिट मान के चलते हो ना, तो ये भी कितना होगा 1 अपॉन, अब क्या रहा अल्फा पार्टिकल। ओके, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है डबली चार्ज हीलियम +2 आयन न्यूक्लियस। ओके, डबली चार्ज हीलियम +2 न्यूक्लियस। बताइए हीलियम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर इसका जो E/m रेशियो होगा,
ये जो फर्स्ट ई बाई एम रेशियो था वो था प्रोटॉन के लिए, और सेकंड जो ई बाई एम रेशियो है वो हीलियम न्यूक्लियस के लिए है। तो यहां पर ई जो चार्ज का रेशियो होगा वो तो कितना होगा 2 होगा अपॉन मास रेशियो ऑफ हीलियम। मास रेशियो ऑफ हीलियम बता, हीलियम में कितने, हीलियम का मास कितना होगा, इसका मास होगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होगा। ऑब्वियसली बात तो यही होगा, इसका मास क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 मान के ले रहे थे ना, 1 मान रहे थे, तो कितना हो जाएगा हीलियम का मास 4 हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये रेशियो आ जाएगा 2/1, तो ये करेक्ट ऑप्शन इज 2:1। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए एक बार वापस इसे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपके लिए। हमें कैलकुलेट करना था स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज अपन मास रेशियो में कैलकुलेट करना है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है +1 चार्ज होता है, तो उसका चार्ज कितना लिया हमने 1 लिया। मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन हम यूनिट 1 मान के चलते हैं, तो मास ऑफ द प्रोटॉन कितना ले लिया हमने 1 ले लिया। नाउ अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम +2 आयन। ओके, हीलियम +2 न्यूक्लियस, उसे क्या कहते हो अल्फा पार्टिकल कहते हो। तो हीलियम +2 पे देखिए कितना चार्ज है, इसका चार्ज है +2, तो चार्ज ले लिया हमने 2 अपॉन क्या रहेगा इसका मास, मास ऑफ द हीलियम। हीलियम का मास होता है 4 टाइम्स, ठीक है। हीलियम के अंदर कितने 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 तो क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं, तो टोटल हो गया 4 हो गया। तो 4 मास ऑफ द प्रोटॉन होता है, ठीक है, 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का मास हम 1 मान के चलते हैं, 1 × 4 कितना हो गया 4 हो गया। इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2:1। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। हियर इज द क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ चार्ज अपॉन मास रेशियो इज। ओके, तो चार्ज अपॉन मास रेशियो शो करना हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं, देखिए बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज अपॉन मास रेशियो होता है वो क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1-, ठीक है, रिलेटिव 1- चार्ज होता है, तो चार्ज मान लीजिए इसका 1 अपॉन इसका मास, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, तो हमने स्टडी किया है कि मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मुझे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, मास ऑफ द प्रोटॉन अपॉन 1837, और मास ऑफ द प्रोटॉन जो रिलेटिव मास होता है प्रोटॉन का वो उसे हम 1 मान के चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/1837। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना हो गया दिस, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए 1/1837, तो ये हो गया 1837/1। ओके, ये आ गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो ना। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। तो देखिए प्रोटॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन पे एक चार्ज होता है, तो रिलेटिव चार्ज इसका 1 मान लेते हैं, और मास ऑफ द प्रोटॉन रिलेटिव मास भी कितना मान के चलते हैं 1 मान के चलते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 1। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। ओके, तो न्यूट्रॉन के लिए चेक कर लेते हैं, न्यूट्रॉन का E/m रेशियो कितना हो जाएगा, चार्ज ऑफ द न्यूट्रॉन, बताइए न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट मान लो आप 0, ठीक है, इसके मास से कोई मतलब नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 0 होता है, तो 0/m 0 हो जाएगा। लास्ट बचा हमारे पास अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का E/m रेशियो, अल्फा पार्टिकल होता है डबली चार्ज हीलियम +2 आयन, इसके ऊपर चार्ज हो गया 2, और मास कितना होता है इसका 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द प्रोटॉन, तो ये वैल्यू आ गई 1/2। नाउ हमें क्या करना था, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे लोवेस्ट चार्ज पर मास रेशियो किसका है, न्यूट्रॉन का, उसके बाद आ रहा है आपके पास अल्फा पार्टिकल, उसके बाद आ रहा है आपके पास प्रोटॉन, और उसके बाद क्या आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो योर ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। हियर इज द क्वेश्चन, द मास टू चार्ज रेशियो फॉर अ केटायन इज 1.5 × 10⁻⁻8 किलोग्राम पर कूलम। व्हाट इज मास ऑफ द केटायन। ओके, तो हमें केटायन का मास कैलकुलेट करना है। तो देखो स्टूडेंट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमें गिवन है मास अपॉन चार्ज रेशियो फॉर द केटायन के लिए, वो गिवन है 1.5 × 10⁻⁻8 किलोग्राम। ओके, नाउ अब चेक कीजिए इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। तो हमने सीखा है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू हो गया 1.5 × 10⁻⁻8। अब ये है किलोग्राम में, इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो इंटू कर लीजिए 10⁻3 से। ओके, किलोग्राम में ग्राम में कन्वर्ट करो, कितने से मल्टीप्लाई कर दो 10⁻3 से। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो मास ऑफ दी जो केटायन होगा आपके पास
वो आ जाएगा 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ग्राम। ओके, चार्ज गुलाम से गुलाम कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा समथिंग 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। हियर इज योर आंसर एंड ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट option. Here is the question. Rutherford's experiment on scattering of alpha particles showed for the first time that atom has. Okay, तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो मेथड था, जहां पर रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, डबली चार्ज हीलियम प्लस 2 न्यूक्लियस, इन्हें क्या किया था, गोल्ड फॉइल के ऊपर इसने स्ट्राइक करवाया था। ठीक है, गोल्ड के एटम के ऊपर स्ट्राइक करवाया था और यहां पर उसने ये बताया था कि जब अल्फा पार्टिकल यहां पर जब थ्रू आउट गोल्ड एटम से पास हो रहा था, तब क्या हुआ कि 180 डिग्री पर आउट ऑफ 20,000 में से वन अल्फा पार्टिकल क्या हो चुका था, आउट ऑफ 20,000 में से वन अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री एंगल पर क्या हो गया, रिवर्स बैक हो गया। मतलब कि जिस पाथ पे अल्फा पार्टिकल क्या, उसी पाथ पे क्या हो गया, वो रिवर्स बैक हो गया। तो ये क्यों हुआ, तो यहां पर उसने कंक्लूजन निकाला कि जो इसका सेंटर पोजीशन था, इस एटम का जो सेंटर पोजीशन है, अल्फा पार्टिकल पे था पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और इस न्यूक्लियस के सेंटर में भी क्या प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो अल्फा पार्टिकल है वो थ्रू आउट अपने पाथ पे क्या हो गया, रिवर्स बैक हो गया। मतलब कि गोल्ड का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पर एग्जिस्ट करता है, उसके सेंटर में एग्जिस्ट करता है, और इसी सेंटर को क्या बोला था उसने, न्यूक्लियस बोला था। क्या बोला था, न्यूक्लियस बोला था कि एक एटम का ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। तो यहां से डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मेथड के थ्रू रदरफोर्ड ने ये बताया था कि एटम हैज अ न्यूक्लियस। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। हियर इज योर क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल्स रिप्रेजेंटेड बाय। ओके, तो अल्फा पार्टिकल किसके थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं, तो हमने सीखा है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस होता है। डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस को क्या बोलते हो आप, अल्फा पार्टिकल बोलते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। हियर इज द क्वेश्चन, इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट, बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट्स के लिए 4 स्टेटमेंट है, चारों में से कौन सा ट्रू है आपको वो बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव, ये तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या है, रॉन्ग है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स मूव इमिटिंग रेडिएशंस, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। जब बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो कांस्टेंट एनर्जी के थ्रू क्या करते हैं, मूव करते हैं। नाउ ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। एंड लास्ट क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h अपॉन 2 पाई, तो ऑब्वियसली बात है, ये भी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो कांस्टेंट एनर्जी के थ्रू, उनकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसके थ्रू क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। हियर इज द क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स मॉडल द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज। ओके, बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग थर्ड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो क्या रहेगी। तो देखो बेटा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए रेडियस कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला होता है बोहर्स रेडियस के लिए R इज इक्वल टू, आर डायरेक्टली जो प्रपोजल होता है इक्वल टू वाला फॉर्मूला नहीं लगाता हम, आर जो डायरेक्टली प्रपोजल होता है वो एन स्क्वायर बाई जेड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रपोजल होता है। ओके, तो अब हमें थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो इसके किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस के कंपेयर उसके रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर अगर हम चेक करें, R1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी n1 स्क्वायर अपॉन z1। ओके, z तो सेम ही होगा, सेम एलिमेंट का निकाल रहे हैं। R3 हो जाएगा n3 स्क्वायर अपॉन z। ओके, तो देखिए R1 अपॉन R3 का जो रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, z तो क्या होगा, सेम है, तो कैलकुलेट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। n1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर अपॉन थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 अपॉन 9। तो यहां से आपके पास कंक्लूजन निकला कि जो थर्ड ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 9 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस के क्या होगा,
इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। हियर इज अ क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन अर्ग्स, जूल्स एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली इज। ओके, तो हमें हाइड्रोजन एटम के लिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है अर्ग में, जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी होती है रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost shell। ओके, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? उसके आयनेशन एनर्जी। रिमूव करके वो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? तो ऑब्वियसली बात है वो स्पेस में जाता है। तो उसके लिए क्या माना जाता है उस एटम के लिए, पर्टिकुलर एटम के लिए, कि इंफिनिटी पे उस इलेक्ट्रॉन को आपने भेजा है। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं आयनेशन एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला होता है ई, आयनेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ई इंफिनिटी माइनस E1। फाइनल डेस्टिनेशन पे जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा है उसकी एनर्जी माइनस इनिशियल पे जो एनर्जी थी वो। तो जो ई इंफिनिटी का एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है -13.6 Z² अपॉन n²। ओके, देन माइनस, देन E1 के लिए हो जाएगा -13.6 Z² अपॉन n²। यहां पर जो फर्स्ट n² है वो इनफाइनाइट वाला है और यहां पर जो n² है वो फर्स्ट शेल के लिए बात कर रहा है। ओके, नाउ अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली बात है 0 हो जाएगी। ओके, जो भी इनफाइनाइट पे जो होगी, सॉरी इनफाइनाइट पे जो भी शेल होगा वो कौन सा होगा? इन्फिनिटी वाला शेल होगा। तो n की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी आपकी? 0 माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू होगी 13.6। Z एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होगा? 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर। तो n1 के लिए मतलब वैल्यू कितनी होगी n की? 1, क्योंकि फर्स्ट शेल की बात कर रहा है। तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया? 1। तो वैल्यू आ गई आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वैल्यू होती है वो किसमें होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी हाइड्रोजन के लिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। नाउ अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग। क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग होता है। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना अर्ग हो जाएगा? यहां पर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 21.8 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग। ओके, तो हमने सेकंड पोर्शन भी सॉल्व कर लिया। अर्ग के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई ना। 1 अर्ग होता है बेटा, थर्ड रहे लास्ट, जो 1 अर्ग की वैल्यू होती है, 1 अर्ग की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 जूल के इक्वल। तो दिस अर्थ इज इक्वल टू कितना जूल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 21.8 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 218 इंटू 10⁻⁻13 कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट हमने हटा दिया, -13 इंटू 10⁻⁻7 जूल। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 218 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ओके, तो जूल के अंदर वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया और अर्ग में भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो चेक कीजिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 है, यस है। जूल के अंदर कितनी है? 218 इंटू 10⁻20, यस है। अर्ग के अंदर कितनी है? 21.8 इंटू 10⁻12, तो यस है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। Here is the question. For any hydrogen-like system, the ratio of velocities of electron in first, second and third orbit, that is V1 ratio, V2 ratio, V3. Okay, हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एक सिस्टम है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का जो रेशियो गिवन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट के लिए वो V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3 गिवन है। हमें V1, V2, V3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z बाई
एन के। अब हाइड्रोजन लाइक सिस्टम में तो जेड की वैल्यू तो कितनी हो गई, ऑब्वियसली बात है 1 हो गई। तो V1 रेशियो V2 रेशियो अगर V3 आपको कैलकुलेट करना है तो V1 के लिए फॉर्मूला पुट कर लीजिए Z अपॉन N1, V2 के लिए Z अपॉन N2 एंड V3 के लिए Z अपॉन N3। Z की वैल्यू सब में क्या है, सेम है क्योंकि हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है। Z की वैल्यू सबके लिए हो गई 1, तो 1 अपॉन N1 की वैल्यू ऑब्वियसली बात है फर्स्ट ऑर्बिट में है तो N1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1 अपॉन N2 वैल्यू 2, 1 अपॉन 3। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1 रेशियो 1 रेशियो 1 अपॉन 2 रेशियो 1 अपॉन 3। तो हियर इज योर आंसर एंड ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन।